यार थोड़ा सा सब्र रखें। यकीन करें कि आप आज थोड़े थोड़े करके शेयर्स लेते रहें जितने भी नीचे जाते हैं अच्छी कंपनीज़ के। लेकिन मैं ये नहीं कहता मीडिया टाइम्स को पकड़ लें, टेलीगार्ड को पकड़ लें, WTL को नहीं, अच्छी कंपनीज़ के PSO को पकड़ लें, PPL को, DGKC को, निषाद मिल को, इंटरलूप को, मुगल को, मिज़ान बैंक को, UBL को। ये जो ही सिचुएशन सेटल होगी आप देखिएगा 10-10, 15-15, 20-20% गेन मिल जाएगा। अच्छा मिड टर्म में ना मैं इस दफ़ा एग्जैक्ट जंप नहीं बताता, मैं 2-3 शेयर्स के नाम लेता हूँ जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें रिस्क कम है, पोटेंशियल ज़्यादा है। Also, identifying the blue chip stock is easy nowadays. But how do we determine the exact entry point to avoid buying at peaks? कौन 49 के या 50 रुपीज़ के साजगार को बता सकता था कि इसकी पीक कहाँ आती है? तो पीक के लिए और ख़ास तौर पे डिफेंसिव स्टॉक में पीक के लिए या ब्लू चिप्स में पीक के लिए आप उसके बैक एंड पे फंडामेंटल्स देखते हैं कि आया ये कंपनी की ग्रोथ चलती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम यंग्स कैपिटल फैमिली, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यंग्स कैपिटल टॉक। और इस एपिसोड को शुरू से करने से पहले मैं और हमारी पूरी वाईसी टीम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि CDC में हम लोग जो है आज उनकी अनाउंसमेंट आई थी जिसमें हम 4th नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जो CDC का एक प्लेटफॉर्म है CDC आसान कनेक्ट, तो आसान कनेक्ट के थ्रू जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं तो जिसके जितने ज़्यादा अकाउंट्स ओपन होंगे वो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली उस लिस्ट में आते हैं जिसमें हम 4th पे आए हैं। और ये सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपकी सपोर्ट से ही पॉसिबल हो चुका है। और इसी तरह ही आप यंग कैपिटल को सपोर्ट और प्यार करते रहें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो चलते हैं डॉक्टर फरूक साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, आज सबसे पहला जो सेगमेंट है वो इंडेक्स इनसाइट्स है। लास्ट वीक से अब तक जो है 5000 पॉइंट्स का तकरीबन हमें ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि परसेंटेज में 2.72 है। और ऑयल की प्राइसेस की बात की जाए तो वो भी 10% और 8% ब्रेंट और इंक्रीज़ क्रूड किया की इंक्रीज देखने को मिला है। तो कैसा आपने इस वीक? देखें डॉक्टर साहब, स्पोर्ट जो 172 की थी वो तो ब्रेक कर दी है मार्केट ने। अब जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट हमें मिल रही है वो मिल रही है 169 और फिर 167,500 पे। जबकि इस सारे सिनेरियो में वही बात कि जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें हैं ना वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। थोड़ा सा अगर हम जियोपॉलिटिकल को सिचुएशन को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है तो कि ईज़ी हो जाएगा इस चीज़ को समझना। देखें, इज़राइल ईरान की वार, अमेरिका इंक्लूड हुआ इज़राइल की तरफ से। अब अमेरिका ईरान की डायरेक्ट वार चल रही है। अमेरिकन क्या करते हैं, आते हैं हर रोज़ रात को वहाँ बम्बिंग करते हैं और चले जाते हैं। इस सारे सिनेरियो में जितने भी सालसी थे मीडिएटर्स से, जैसे पाकिस्तान, कतर, इन्होंने पहले भी रोल अदा किया, अभी भी दोनों को समझाने लगे हुए हैं। दूसरी साइड पे जो यमन साइड पे अटैक शुरू हो गए हैं, जो यमन का रेबिलियन ग्रुप है वो सऊदी अरब पे अटैक कर रहा है, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है उसके मुताबिक। तो ये सारी सिचुएशन अभी कूल डाउन होती नज़र नहीं आ रही। देखिए अल्टीमेटली जो वॉर होती है ना सर, वो उसमें कोई भी नहीं जीतता। ठीक है, मकासद होते हैं, कुछ के कुछ पूरे हो जाते हैं, दूसरे के कुछ पूरे हो जाते हैं, और फिर इन द एंड आज के दौर में जब एक नैरेटिव बिल्डिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन जो हकीकत हो रही है, तो इस सारी सिचुएशन में फिर कंट्रीज़ ने अपने फेस सेव करने होते हैं। तो वहाँ से वो अटैक करते हैं, यहाँ से ये अटैक करते हैं। अब जब तक ये सिचुएशन कूल डाउन नहीं ना होगी और चीज़ें स्मूथ नहीं होगी, आप इंडेक्स की कोई टारगेट्स को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, कोई स्पोर्ट को। सिंपल अगर मुझसे आप पूछें स्पोर्ट क्या है, तो मैं कहूँगा कि उधर से कुछ अच्छी खबर आना स्पोर्ट है। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, अमेरिका का हमला या ईरान का अमेरिका पे हमला करना रेजिस्टेंस है। तो हमने इस दो सिचुएशन में जाना है। ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन में किसी का कंट्रोल नहीं होता। इवन आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जी इन केस ऑफ फोर्स मेजोर या फोर्स मेजोर है, जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, कि ऐसे कुदरती कोई चीज़ आ जाए, जंग आ जाए, फिर ये सिचुएशन नहीं है। तो जो मेरे दोस्त इस वक्त स्टॉक मार्केट में हैं, जो नए दोस्त आए हैं, पिछले महीने भी अकाउंट खुले, उससे पिछले महीने कंजेक्टिवली 3-4 माह से 20-20 हज़ार स्टॉक मार्केट में, मैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, यार थोड़ा सा सब्र रखें। यकीन करें कि आप आज थोड़े थोड़े करके शेयर्स लेते रहें जितने भी नीचे जाते हैं अच्छी कंपनीज़ के। लेकिन मैं ये नहीं कहता मीडिया टाइम्स को पकड़ लें, टेलीगार्ड को पकड़ लें, WTL को नहीं, अच्छी कंपनीज़ के PSO को पकड़ लें, PPL को, DGKC को, निषाद मिल को, इंटरलूप को, मुगल को, मिज़ान बैंक को, UBL को। ये जो ही सिचुएशन सेटल होगी आप देखिएगा 10-10, 15-15, 20-20% गेन मिल जाएगा।
ये वो गेन है जो बैंक 2-2 साल में देता है, ये आपको बड़ी जल्दी गेन मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। इससे पहले भी पिछले 100 साल की हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट बड़ी दफ़ा हो चुके हैं। गल्फ़ वार, कारगिल वार, पाकिस्तान इंडिया वार, टैरिफ वार, टेररिज्म, हर चीज़, सारी चीज़ें स्टेबल होगी। तो ये भी इंशाल्लाह ताला स्टेबल हो जाएगी। अभी इट्स डिफ़िकल्ट, जिन लोगों के पास होल्डिंग है और नेगेटिव में है वो देखें कि अगर उनके कोई ऐसे शेयर्स जो अच्छी कंपनीज़ के नहीं है, या कचरा शेयर्स, या जिन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं और उन्हें लगता है कि वो काफ़ी लंबा स्टॉक हो गए हैं, तो दिस इज़ अ टाइम, बुक योर लॉसेस और किसी अच्छी कंपनी में वो जल्दी पहुंच जाएगी इंशाल्लाह ताला टारगेट प्राइस पे एज़ कम्पेयर टू। ये एक स्ट्रेटजी है और इसको अगर आप लोग सही समझते हो देख लें। हम सिर्फ इधर बात कर सकते हैं, इट्स अ डिस्क्लेमर, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये सिचुएशन बता सकते हैं। तो इसमें एक आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि ये वार जो है ये प्रोलॉन्ग करेगी टिल अक्टूबर या नवंबर, जब तक इलेक्शन नहीं होते इसराइल में। तो ये क्या बात, फिर मार्केट भी ऐसी देखें रहेगी? जी, मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में भी आई गेस नवंबर में है। मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी ये वार चलेगी, और अगर चलती भी है फिर एक टाइम आता है जब फिर मार्केट्स सेंसिटाइज हो जाती हैं, फिर वो उस चीज़ का इफेक्ट नहीं लेती। जैसे रशिया यूक्रेन की वार के स्टार्ट में बड़ा मसला हुआ, फिर एक टाइम आया उन्होंने कहा ये तो रोज़ की सिचुएशन है, फिर बिल्कुल ठीक है। चलनी है फिर। और जो सेकंड सेगमेंट है हमारा वो है PSX अनाउंसमेंट। तो इस वीक में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की अनाउंसमेंट आई, समराइज करते हैं। देखें, इस वीक में 2-3 अनाउंसमेंट्स मेन है। एयर लिंक ने इलेक्ट्रिक बाइक्स का कहा है कि एयर वी के नाम से वो इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्लांट लगाएंगे। अब ये पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव, ये तो वक्त बताएगा जब वो अपनी प्राइसिंग बताएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स में तो होंडा भी कामयाब नहीं हो सका। वजह क्या है कि चाइनीज़ ने अपनी बाइक की प्राइसिंग और स्पेक्स ऐसे दिए हुए हैं कि उन्हें compete करना मुश्किल है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सॉरी जी, ऑब्वियसली कि जो एयर लिंक है वो भी चाइनीज़ बाइक लाएगा। अब डिपेंड करता है कि वो किस प्राइस रेंज में लेके आता है, एक ये। दूसरी एक न्यूज़ थी कि PICT जो कराची पोर्ट का टर्मिनल संभालती थी सारा कुछ, उसके सी लिंक के नाम के कंपनी ने मेजॉरिटी स्टेक्स और ऑपरेशनल स्टेक्स खरीदे हैं। अब हो सकता है इनका KPT के साथ चले, और क्योंकि वहाँ आपको पता है ये कंटेनर्स और सारा कुछ ट्रांसशिपमेंट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से उधर टर्मिनल्स की गुंजाइश बढ़ी है, तो हो सकता है वो इस सारे सिनेरियो में जा रहे हो। 2 खबर ये आई हैं। तीसरी ये है राइड शेयर्स वेव्स ऐप नकार रहा है। चौथी ये है कि मुगल ने जो अपने स्कूक की पेमेंट करनी थी वो उन्होंने सारी रीपे की है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। क्रेडिबिलिटी मुगल की इससे इंक्रीज़ होगी कि वो अपनी चीज़ें पे बैक करता है। और इसके अलावा कोई न्यूज़ मिस हो रही है तो आप बिल्कुल। रिजल्ट का भी गाइड करना चाहिए। रिजल्ट्स में हम लोगों ने रिजल्ट सेल बनाया, मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा है। UBL का भी ठीक रिजल्ट आया, पिछले क्वार्टर की निस्बत थोड़ा सा कम है। ओवरऑल जो बैंकिंग में आपको पता है श्रिंक होने थे, इस दफ़ा जो शायद सारों के क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली रिजल्ट थोड़े से डाउन आए बैंकिंग के, मास आए एक्सेप्ट फैसल बैंक। फैसल बैंक ने कोई ऑलमोस्ट अच्छी खासी अमाउंट फ्लोटिंग स्कूक में डाली हुई है। 1% इंक्रीज़ करने से फैसल बैंक को वो बड़ा फ़ायदा होगा। ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये जो फ्लोटिंग स्कूक है ना, ये फिक्स नहीं ना रेट, तो फ्लोटिंग स्कूक, तो इससे हमें लगता है कि फैसल बैंक का रिजल्ट लाइक ईयर ऑन ईयर 17% ग्रो करेगा, सिर्फ वो इस एक प्रॉफिट की वजह से। बाकी बाकी सारे जो बैंक्स हैं हमें लगता है कि वो या सेम रहेंगे या थोड़े से कम रहेंगे लास्ट ईयर की निस्बत। और जो UBL इन्वेस्टमेंट कर रहा है खुशहाली बैंक, UBL खुशहाली बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी लॉन्च करना चाह रहा है, उसके अलावा एक और उसकी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में। अब ये सर मतलब इन्वेस्टमेंट के प्लान है, जब तक इसकी डिटेल्स नहीं आती मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। आज आल दो बिजनेस रिकॉर्डर पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था UBL ने। दिस इज़ अ गुड थिंग। देखते हैं अब आगे कैसे UBL इसे लेके इसी चलता में है। आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी 27 को हमारी वो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है, तो उसमें क्या आप इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसीज में अभी तक कंसेंसस यही है कि शायद ये सेम रेट रखें। मेंटेन रहेगा? अगर बहुत इन्होंने फ्यूचर फॉरवर्ड प्रिकॉशन किया तो शायद 0.5 को इंक्रीज़ कर दे, लेकिन ज़्यादा कंसेंसस मेंटेन पे ही है। मेंटेन की। और थर्ड पे जो है हमारा जो सेगमेंट है वो कंसेप्ट लर्निंग है। तो आज हमारे आपके पास क्या है हमें सिखा? आज कंसेप्ट लर्निंग में मैंने कहा एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट समझाए, वो है कर्ज। देखिए, किसी इंसान पे जब कर्ज का बोझ हो या किसी भी दोस्त पे कर्ज का बोझ हो तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। इसी तरह कंपनीज़ में भी आपने देखना होता है कि कंपनीज़ का जो डेट होता है वो कैसा डेट है। शॉर्ट टर्म डेट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है कि लिया 2-3-4 में इसी क्वार्टर में वापस करना या इसी में। कुछ लॉन्ग टर्म डेट चलते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ लिए प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए। वो आपने किसी कंपनी पे देखना होता है कि डेट
कितने ज़्यादा है। ठीक है। इसके लिए एक रेशो होती है डेट टू इक्विटी रेशो। इक्विटी कहते हैं ओनरशिप के मनी, यानी कितना ओनर्स ने या जो हम भी शेयर होल्डर्स, ओनर्स और शेयर होल्डर के पैसे कितने कंपनी पे लगे हैं, तो इसे कहते हैं इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी, ऊपर आपने डेट रखना है, नीचे उनके ओनर्स के पैसे रखने हैं, तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ रेशो 1% का मतलब है कि 100% डेट टू इक्विटी है। तो जितना डेट टू इक्विटी कम होगा, यानी 0.2 है, 0.10 है, 0.11 है, 0.30 है, तो इसका मतलब है 30% इसके ऊपर लोन है, 10% लोन है, 40% लोन है। किसी की रेशो आती है 1.2, इसका मतलब है 120% लोन है। तो जितनी भी किसी की डेट टू इक्विटी रेशो कम होगी, उतनी वो कंपनी अच्छी होगी, उस पर कम कर्ज होगा। कम कर्ज होगा तो फिनांस कास्ट यानी सूद उसे कम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ जनरल कंसेप्ट डेट टू इक्विटी रेशो। तो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, एक दफ़ा उसकी डेट टू इक्विटी रेशो देख लें। अमूमन सेक्टर वाइज टेक्सटाइल की डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोन लिए अपनी ज़मीनें प्लेज करा के। जबकि दूसरी साइड पे आप अगर गाड़ियों का बिज़नेस देखें, ऑटोमोबाइल्स देखें, तो उनकी डेट टू इक्विटी रेशो कम होगी, क्योंकि वो बेसिकली उनका नेगेटिव कैश साइकिल चल रहा होता है, पहले पैसे आते हैं, बाद में वो देते हैं। तो ये एक मेरा इस दफ़ा था। डेट टू इक्विटी रेशियो, तो इसमें हमने ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेट को ही देखना होता है, कंसीडर करना होता कंसीडर ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेट को करना होता है। बिल्कुल ठीक है। और जो फोर्थ सेगमेंट है वो हमारा है गेस्ट कंपनी का। है। अच्छा, वहाँ पहुँच गए हम। वहाँ पहुँच गए। तो उसमें ये सर सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, बल्कि किसी दिन आप ऐसा करें, ऑडियंस को कभी हम लाइव ले सकते हैं, कोई ऐसा बना सकते हैं कि ऑडियंस क्वेश्चन पूछे। बना तो सकते हैं। चलें, इसमें कोशिश करें अली से मशवरा करके कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, गेस्ट द कंपनी में इधर मैं बताना चाहूँगा अपने वाईसी फैमिली को कि यहाँ कोई हमने स्किल्स नहीं ढूंढने होते। जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, जो डॉक्टर साहब बताते हैं, उससे सीखने को बड़ा कुछ मिल जाता है कि अच्छा ये कंपनी ऐसे करती है ये। और मैं तो थिंकिंग अलाउड, मैं तो वो जो सोच रहा होता हूँ वो मुंह पे भी बोल रहा होता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ, और मैं हो सकता है गलत भी हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो शुरू करें। आप पूछें सवाल। अच्छा, सेक्टर को पहले ढूंढना है। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है वैसे, बाय द वे, कि सेक्टर अब मैं कैसे ढूंढूँ। मुझे ये बता दें कि ये सेक्टर डायरेक्ट कंज्यूमर बेस्ड है या कॉर्पोरेट बेस्ड है? कंज्यूमर बेस। कंज्यूमर बेस्ड। आ जाए आप दोनों कंज्यूमर। बेस ही आ जाती हैं इसमें, ज़्यादा कंज्यूमर है। ज़्यादा कंज्यूमर है, और कंज्यूमर बेस है तो कॉर्पोरेट बेस भी है। मुझे ये बताएं कि ये सेक्टर इंट्रा बॉडी है या आउटसाइड है? इंटर है या कुछ? इंट्रा। इंट्रा। इंट्रा इसका मतलब है कि ये फूड्स में चले जाएं, आप फार्मा में चले जाएं, और इंट्रा क्या जा सकता है? फूड और फार्मा में ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, फूड, फार्मा और इंट्रा किस में जा, कॉर्पोरेट में भी जा रहा है। आपने कॉर्पोरेट का जो वर्ड बोला ना, ये एक वर्ड्स देखना पड़ेगा। ओके, अच्छा, जब आपने कहा ना कॉर्पोरेट और वो, मेरा एक जगह चला गया हूँ वैसे। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो भी कंपनी है फूड सेक्टर की है? जी। फूड सेक्टर की है। कॉर्पोरेट और वो फूड सेक्टर। मुझे चौथी चीज़ बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये फोर्थ क्वेश्चन है ना। ये जो भी आपने कंपनी सोची है, ये एक मेरा डिसीजन फैक्टर होगा। इसकी जो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट जो फ्लैगशिप है, हो सकता है नहीं, वो प्लांट पे मैन्युफैक्चर होती है या लाइफ स्टॉक पे मैन्युफैक्चर होती है? आप इसमें से एक बताना है। हाँ। वो लाइफ स्टॉक में। क्या इस कंपनी का रिसेंटली आईपीओ आया था? इस कंपनी का रिसेंटली नहीं। नहीं, लाइफ स्टॉक में। अब गनी डेयरीज को निकल गया। अब मेरे पास आ गया कॉरपोरेट में टॉमसीएल और बिग बर्ड, और एफसीपीएल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या इस कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होती है? जी। टॉमसीएल। हाँ जी। सर देख लें सर, आपकी मुश्किल कंपनी लाया करें, कोई ऐसी ना ले आएगा वसल मुदारबा और ये लानी मशहूर है लेकिन मुश्किल। चलिए, 6 क्वेश्चन में आपने चलें, कंपनी तक अभी तक पहुंच मेरी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, बिल्कुल ऐसे 4 दफ़ा। ही। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है। और फिफ्थ पे जो कोई ऐसा शेयर जो अच्छा परफॉर्म कर सकता हो शॉर्ट से मिड टर्म में। अच्छा, शॉर्ट से मिड टर्म में ना, मैं इस दफ़ा एग्जैक्ट जंप नहीं बताता, मैं 2-3 शेयर्स के नाम लेता हूँ जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें रिस्क कम है, पोटेंशियल ज़्यादा है। उसमें एक साजगार है।
ठीक है। साजगार में इसलिए पोटेंशियल है कि साजगार की अभी जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स पिछले साल से भी बेहतर आए हैं। ठीक है। ठीक है, हाल दो जैको वगैरह के आने से इस पे इफेक्ट आना था, लेकिन नंबर्स बेहतर आए। अब नंबर बेहतर आए हैं, प्लस इंटरेस्ट रेट अगर 1% इंक्रीज भी किया ना, अमूमन कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो ऑटोमोबाइल से बाहर जाए, लेकिन साजगार में इसलिए नहीं कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर लोग कैश पे ले रहे हैं, हैबल वगैरह ज़्यादा कैश पे ले रहे हैं, क्योंकि वो 30 लाख रुपीज़ की स्टेट बैंक की कंज्यूमर की लिमिट है, इसकी प्रोडक्ट इतनी बड़ी है, तो जिसके पास कैश होता है वो, मुझे लगता है कि साजगार में जो भी इसकी अर्निंग पर शेयर आएगी उसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 7 से, ठीक है, 6.5 से, जो भी 6.5 मल्टीप्लाई इसकी टोटल अर्निंग पर शेयर होगी, ये इसकी टारगेट प्राइस होगी पी वैल्यूएशन पे। साजगार मुझे लगता है कि आराम से 2600 रुपया तो अभी करंट फंडामेंटल्स के हिसाब से इससे होना चाहिए, ठीक है। और नीचे डाउन साइड इसमें बहुत कम है क्योंकि कोई ऐसी फंडामेंटल चेंज नहीं है। साजगार इज़ वन ऑफ दैम। दूसरे नंबर पे मैपल लीव। मैपल लीव अगर आपको 90 से नीचे मिले ना तो इट इज़ डिस्काउंटेड, और अगर आपको 80 से नीचे मिले ना तो ये आंखें बंद करके लेने वाला शेयर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, विद द टारगेट प्राइस ऑफ 95, विद द टारगेट प्राइस ऑफ 149, इवन in next 8-10 years it can be 8-10 years कह रहा हूँ, 8 to 10 months it can be 189। रीज़न सर पोस्ट एक्विजिशन पॉइंटर सीमेंट के साथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ईवी पर टन इसकी कम है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज 95% से ज़्यादा इसकी बिजली है ये खुद बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट्स में इन्होंने एजीएल में इन्वेस्ट किया, 4% स्टेक फैसल बैंक में लिए हैं, उधर से भी शुरू हो जाएगा, प्लस इनका नोवो इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और भी बड़ी देर आर सर्टन अदर रीज़न जिसकी वजह से ये इसकी पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, आल दो इनकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट्स जब सीमेंट करते हैं ना तो उसका मार्जिन्स बड़ा थिन होते हैं, तो वो इतना वैल्यूएबल नहीं रहता हमारे लिए। तो ये दो कंपनीज़ को मैंने कहना था कि ये आप मिड टर्म या शॉर्ट टर्म भी आप अगर 2-3 महीने भी देखते हैं तो इन दोनों कंपनीज़ में 15-20% का गेन का पोटेंशियल है। तो ये मेरी इस दफ़ा की होगी। अच्छा, और हमें एक चीज़ देखने को मिली है ऑटोमोबाइल में, जैसे उनके पास कैश पहले आ जाता है, वो कैश को फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी लगा देते हैं। ऐसे तो होता है अगर वो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो ये उनके लिए एक तरह से बेनिफिट। पॉजिटिव चीज़ होती है। हाँ, ये भी पॉजिटिव, जो इससे वो इफेक्ट खत्म हो जाता है जो हम कहते हैं कि और इंटरेस्ट अभी रेट। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ गया कि कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा कैश को इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल देती हैं। बिल्कुल ऐसे ट्रेंड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जो हमारा फाइनल सेगमेंट है वो Q&A का, जिसमें Q&A से पहले बताऊंगा, वो जो हमारा प्लेटिनम प्रीमियम वाला पिछली दफ़ा मैंने दिया था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है जी। अच्छा अच्छा आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमें मौका दें, हमारे साथ अकाउंट ओपन कराएं, हम आहिस्ता आहिस्ता रोज़ बेसिस पे सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 2 दिन मैं ये कहता हूँ जी, और बड़े कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, आप में से किसी को बुरा लगे या नहीं, जो भी अकाउंट खिला रहे हैं उनका शुक्रिया, जो नहीं खिला रहे हैं उनका भी शुक्रिया, बस अल्लाह उन्हें भी प्रॉफिट दे। ज़रूरी नहीं आप हमारे साथ आएंगे फिर ही प्रॉफिट कमाएंगे, आप जहाँ हैं वहाँ भी प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ आएंगे तो यू विल लव कि हम कैसे इवाल्व हो रहे हैं हर रोज़। और अगर नहीं आएंगे तो 6 माह बाद यकीन करें मार्केट में आपकी ज़रूरत बन जाएगी यंग्स कैपिटल के साथ अकाउंट खुलवाना, क्योंकि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू ऐप, जो 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन वो ऐसी ऐप होगी जिसके बाद मुझे नहीं लगता किसी ऐप की ज़रूरत होगी। वी आर वर्किंग ऑन और इंटरनल सिस्टम्स। बाकी जो कंटेंट आपको हम लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे अपने ग्रुप्स में देते हैं, अगर आपको इससे अच्छा कोई एक हाउस कंटेंट दे रहा है तो उसे नीचे ज़रूर मेंशन करें कि जी जो कंटेंट लर्निंग कंटेंट है इससे अच्छा दे। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि हम मशहूर हों इसलिए कि कंपनी विद इतना रेवेन्यू, इतने एक्टिव अकाउंट्स। मैं हमेशा चाहता हूँ कि इस तरह यंग्स कैपिटल जानी जाए कि ये वो ब्रोकेज हाउस है जहाँ सबसे ज़्यादा लर्निंग करवाई जाती है। लर्निंग के बाद हमें डिसीजन लेने के काबिल बनाया जाता है कि हम लोग अर्न करें। तो आई विल लव के लोग इस तरह यंग्स कैपिटल को जाने। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है साद सईद साहब का। वो पूछ रहे हैं, एक सजेशन है, क्वेश्चन है, सजेशन ये है, कैन यू प्लीज़ ऐड अ 5 मिनट बेसिक चार्ट ट्रेडिंग सेगमेंट इन योर वीडियोस। चार्ट ट्रेडिंग सेटलमेंट ज़रूर हम ऐड करेंगे, ये जो ही मार्केट सिचुएशन ठीक होती है ना तो वी विल लव कि हम टेक्निकल एनालिस्ट भी बिठाएं, मैं खुद भी आऊँ और हम चार्ट्स के साथ बताएं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड पे उनका क्वेश्चन ये है कि आल्सो आइडेंटिफाइंग द ब्लू चिप स्टॉक इज़ इजी नाउअडेज, बट हाउ डू वी डिटरमाइन द एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट टू अवॉइड बाइंग एट पीक्स एंड ट्रैप्ड कैपिटल। देखिए साद भाई, कोई भी बंदा दुनिया का ये नहीं बता सकता कि दिस इज़ पीक एंड दिस इज़ बॉटम। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज द रूम अबव द रूम। कौन 49 के या 50 रुपीज़ के साजगार को बता सकता था कि इसकी पीक कहाँ आती है?
तो पीक के लिए और ख़ास तौर पे डिफेंसिव स्टॉक में पीक के लिए या ब्लू चिप्स में पीक के लिए आप उसके बैक एंड पे फंडामेंटल्स देखते हैं कि आया ये कंपनी की ग्रोथ चलती जाएगी। अब फ़र्ज़ किया अचानक कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि होंडा 1 to 5 वैसे ही ख़त्म हो जाए या होंडा 70 का कोई भी इशू आ जाए, तो आपके फंडामेंटल्स चेंज हो गए ना, फिर आप जो भी कहेंगे वो पीक नहीं आ सकेगी, फिर वो वहाँ से नीचे। तो जब भी आप ब्लू चिप्स की पीक की बात करते हैं ना, तो देर आर सर्टन वेज, क्योंकि ब्लू चिप से कंसीडर मैं कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म आपने लिया है, और अगर शॉर्ट टर्म लिया तो देर आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसे आप बेसिक रूल समझेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लें, आपको पीक पता चल जाए। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है उमैर साहब का, डॉक्टर साहब पेल कब जाएगा? पेल कहाँ जाएगा, आए मेरे साथ, मैं ये वाल्टन रोड पे पेल की फैक्ट्री लेके जाता हूँ, आप और मैं उनसे भी पूछेंगे, उन्हें भी नहीं पता होगा। आल दो पेल के अंदर काफ़ी एक्यूमुलेशन हो चुकी है, पेल की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, ये रिज़ल्ट इसके लिए डिसिसिव रिज़ल्ट होगा। अगर ये रिज़ल्ट एज़ पर एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो पेल यहाँ से 20-25% गेन दे देगा। इसके अंदर भी रिस्क बड़ा कम है, 38 इसका रिस्क एरिया है, इससे नीचे आना इसका मुश्किल है, 37-38, और ऊपर ये अभी इन फंडामेंटल्स के साथ 56-58 तक जाना चाहिए, और इसकी एवरेज प्राइस शुड बी 48 से 52 के दरमियान। ठीक है। और असद गफ़ार साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन सिंस लास्ट 3 वीक्स, प्लीज़ इंक्लूड इट फॉर आंसरिंग, जिसे हमने कर लिया है। 5 ईयर टारगेट प्राइस ऑफ FFC ईफर्ट एंड हबको। FFC ईफर्ट एंड हबको, यार 5 ईयर टारगेट प्राइस, बड़ा ये डायरेक्ट क्वेश्चन में, मतलब FFC की 5 ईयर टारगेट प्राइस, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि FFC जितने का भी आपने लिया होगा ना, चाहे 610 रुपये का लिया, आपको लॉस नहीं होगा, आपको डिविडेंड भी मिलेगा। सेम यही ईफर्ट का है और सेम यही हबको का है, तीनों ऐसे हैं। हबको का इसलिए, हबको में बड़ी हैपनिंग होनी है, अभी हबको ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदलना है, अब देखें कहाँ लेके जाते हैं। FFC ने गैसिफिकेशन पे जाना है, 1-2 साल में 1.2 बिलियन की गैसिफिकेशन प्लांट, जहाँ ये कोल से वो गैस और फिर उससे यूरिया और फिर ऐसे सारा। ईफर्ट भी बेहतर चलेगा, और ये सारी फार्म इनकम। तो मैं ये कहूँगा कि 5 साल का तो अभी बड़ा मुश्किल है इसे जज करना, लेकिन तीनों कंपनीज ऐसी हैं जो आपको गारंटेड लॉस नहीं देंगी इन 5 साल में, और हो सकता है डिविडेंड की फार्म में इन तीनों से आप इनके जितने इन्होंने पैसे हैं अगले 5 साल में डिविडेंड इतने पैसे दे देगा। 100% गेन तो कन्फर्म समझे इन तीनों कंपनीज में अगले 5 साल। बिल्कुल। और वारिस साहब क्या जी, सर प्लीज़ UDPL, FCEPL, ICL इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हैं? UDP वो है यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूट। UDPL ना एक ऐसी कंपनी थी, अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट थी, अचानक इनको प्रॉफिट हुआ। क्यों? इन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट को, एक FMC कंपनी थी, उसे कहा कि ये पेस्टिसाइड बनाते हैं, उसने कहा ये पेस्टिसाइड हम लाना चाह रहे हैं, UDPL को कहा इतने पैसे आप हमसे ले लो वन टाइम, आप अगले 6-7-8 साल 10 साल ये प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। UDPL ने पैसे पकड़े, वो पैसे इन्होंने अर्निंग में शो किए और एकदम इसे मिल गया। अदरवाइज UDPL में कोई बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग नहीं है। दूसरी FCEPL में थिंग्स आर गेटिंग बेटर, ठीक है। FCEPL में मैंने रिपोर्ट्स भी है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसकी रिपोर्ट दें, विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 130 कुछ और 149 और 180, ऐसे 3 टारगेट्स हैं हमारे। तीसरी कौन सी कंपनी थी? ICL कौन सी? इत्तेहाद केमिकल। इत्तेहाद केमिकल का मुझे नहीं, काफ़ी देर हो गया नहीं मैंने पढ़ी। केमिकल सेक्टर में मैंने काफ़ी देर हो गया, जब का वो पता चला ना केमिकल सेक्टर में ये लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं, ये वो काफ़ी देर से मैंने पढ़ी नहीं। अदरवाइज पैसे कंपनी का पता है, लेकिन मुझे इसमें टाइम चाहिए, मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकूँगा। फरज साहब का क्वेश्चन है कि कंसेप्ट लर्निंग में हेयर कट वैल्यू डिस्कस करें। हेयर कट वैल्यू बेसिकली क्या होती है? हेयर कट वैल्यू मैं वैसे ही बता देता हूँ भाईजान। हेयर कट वैल्यू ये होती है कि कोई भी शेयर होता है ना, लोग उसे कोलेटरल रखवाते हैं, यानी उसके रखवा के लेवरेज लेते हैं, या कुछ बड़ी कंपनीज उसको रखवा के लोन लेती हैं, तो एग्जैक्ट रेट पे लोन नहीं मिलता। तो जो हेयर कट वैल्यू होती है ना, लाइक 22%, किसी की 18%, किसी की 30%, किसी की 40%, तो समझ लें कि इतने % डिस्काउंट पे बैंक कंसीडर करेगा कि ये वैल्यू। फ़र्ज़ किया गाल की हेयर कट वैल्यू 20% है, आज वो 500 का है, मैं गाल के अगेंस्ट लोन लेना चाहता हूँ। वैसे इसकी आपको, मुझे और किसी वाईसी फैमिली को इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सूद पे काम ही नहीं करते, लेकिन 500 में 20% निकालें तो 100 रुपया निकल गया, बाकी 400 रह गया। 400 पे उन्होंने लोन देना है आपको, तो दिस इज़ हेयर कट वैल्यू। ठीक है जी। मोहम्मद मार साहब का जी, CPHL टारगेट प्राइस दिसंबर 26। CPHL सिटी फार्मा की टारगेट प्राइस पूछ रहे हैं दिसंबर तक। सिटी फार्मा रीट में आ रही है। सिटी फार्मा की सेल्स में कोई ड्रास्टिक फ़र्क नहीं आया। पिछले दिनों ये खबर आई थी न्यूट्रिस्यूटिकल इन्होंने कुछ कंसाइनमेंट्स भेजी हैं अमेरिका में। आई विल सजेस्ट
कि सिटी फार्मा टेक्निकली 107 रुपये पे भी दिसंबर तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है, अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ ना आए। अच्छा, दूसरे भाई साहब ने पूछा है कि पीएसओ मैं अकोमोलेट कर रहा हूँ, तो अभी अकोमोलेट करना ठीक है? मैंने 2 पीएसओ मिलियन को का करना है बाय दिसंबर पीएसओ को 26। बाय करते जाएं, और मेरे ख्याल से 320 इज़ द लोएस्ट रेंज जहां तक ये आ सकता है, और बहुत भी नीचे गया 305। 320 से 350 के दरमियान वाली पीएसओ की अच्छी एक्यूमुलेशन बाइंग है। ठीक है, जब ये चलना शुरू होगा इंशाल्लाह इसी रेंज से चलना शुरू होगा। ठीक है। और मेरे ख्याल से काफ़ी क्वेश्चन नहीं हो गया आज के दिन के लिए। बस लास्ट क्वेश्चन रह गया, पिक वन स्टॉक फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आई विल सजेस्ट, अगर आप शरिया में देखना चाहते हैं तो मैज़ान बैंक, अगर नॉन शरिया में देखना चाहते हैं तो यूबीएल। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये दो। फैसल बैंक को भी देखा जा सकता है, लेकिन फैसल बैंक शायद मिड टर्म में अब अच्छा गेंद दे। वी आर गोइंग टू डू अ गुड रिसर्च ऑन फैसल बैंक। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में हम फैसल बैंक को डिस्कस करें। काफ़ी क्वेरीज आती हैं। बाकी आप लोगों ने सब्र करना है। आप नए दोस्त आए हैं जो, उनको मैं बार बार ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ऐसे होता रहता है। रोज़ मार्केट ना देखा करें। एज अ ब्रोकर मैं तो चाहता हूँ एक एक मिनट में मार्केट देखें ताकि आप इमोशनली डिसीजंस लें, लेकिन हम अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूँ आपको प्रॉफिट हो। आप हैं मार्केट से, मैं आपसे नहीं कमाएंगे, आरफ हबीब साहब आपसे नहीं कमाएंगे, जैसा, लेकिन आपकी वजह से 20 और लोग आएंगे, हम किसी ना किसी से कमा लेंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप लोग जो ये सुन रहे हैं, काइंडली अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने सब्र को रखें। इंशाल्लाह ताला इसी में से आपको और आपके बच्चों का रिज़्क़ हलाल निकलेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Open your brokerage account today with Young's Capital.